हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 स्कूल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की एजुकेशन की थर्ड चैप्टर को एकदम शॉर्ट और सिंपल में एक ही वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, जैसे कि पहले दो वीडियो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को किया है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, कोई भी डाउट हो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम जैसे हमें पता है कि स्कूल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ये समझो कि मान लो कि एक स्कूल है जिनमें ना कोई प्रॉपर क्लास है, ना कोई प्रॉपर टीचर्स है, ना कोई प्रॉपर प्लेग्राउंड है। तो क्या लगता है आपको बच्चे वहाँ पे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे? नहीं ना। तो स्कूल एक जस्ट बिल्डिंग नहीं है, स्कूल एक जीता जागता संस्था है जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं, सीखते हैं अपने वैल्यूज़ को और प्रिपेयर करते हैं अपने फ्यूचर लाइफ के लिए। कोठारी कमीशन का एक फेमस कोड है, द डेस्टिनी ऑफ नेशन इट्स बीइंग शेप्ड इन हर स्कूल, यानी कि क्लासरूम्स। यानी इसका मतलब यह है जो फ्यूचर है कंट्री का वो डिपेंड करता है कि हम स्कूल और क्लासरूम के अंदर क्या सिखाते हैं। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग स्कूल और क्लासरूम में सीखते हैं वो बहुत ज़रूरी है, हमारे ही लिए नहीं देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने 4 पार्टों में बांटा है ताकि हम लोग बेटर तरीके और अच्छे तरीके से समझ पाए। सबसे पहला है फिजिकल रिसोर्सेज, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़, और चौथा है गाइडिंग एजेंसीज। तो पहला फिजिकल रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। सेकंड ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग पढ़ेंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बारे में। करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़ के बारे में। और आखिरी पॉइंट में यानी ये गाइडिंग एजेंसीज संस्थाएं जैसे कि यूजीसी, एनसीईआरटी, सीक्रेट, डाइट के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वो स्कूल को ना सुपरवाइज और गाइड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कूल से। तो स्कूल क्या है? एक प्लांट है ना। स्कूल क्या है? एक प्लांट है तुम्हारा। अब ये प्लांट का मतलब क्या है समझ लो कि मान लो कि आपका एक स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल एक क्राउडेड जगह पे है, क्राउडेड जगह पे है यानी कि बहुत भीड़ भड़का वाला जगह पे है जहाँ पे शोर शराबा हंगामा हमेशा होते रहता है। तो क्या आपको लगता है कि वैसे स्कूल में बच्चे सीख पाएंगे, कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो कैसे हम लोग ये मान लें कि एक अच्छा स्कूल जो है ना वो क्राउडेड प्लेसेस में हो सकता है? तो स्कूल जो है ना उसको रेफर किया गया है एज एवरीथिंग। अब स्कूल प्लांट को ये रेफर किया गया है कि हर वो एक चीज़ जो स्कूल में हेल्प करता है टीचिंग में और लर्निंग में, उसको हम लोग स्कूल प्लांट कहते हैं। जैसे कि इसमें साइट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, पीपल्स हो सकता है और एक्टिविटीज़ हो सकता है। फिजिकल रिसोर्सेस यानी कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे साइट और लैंड के बारे में। तो साइट और लैंड कैसा होना चाहिए? स्कूल जो है ना ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, पीसफुल हो और ओपन एरिया हो, जहाँ पे शोर शराबा एकदम बिल्कुल भी ना हो और खुली जगह हो ताकि वातावरण भी बहुत स्वच्छ रहे। स्लाइटली एलिवेटेड लैंड होना चाहिए, यानी कि जब जल जमाव हो, बारिश का सीजन हो जा रहा होगा, उस समय बारिश का पानी जो है ना वो स्कूल के अंदर नहीं आना चाहिए, ना जमा होना चाहिए। उससे पता ही है पढ़ाई में भी दिक्कत और जो बीमारी फैलता है वो तो अलग ही चीज़ है। स्कूल हमेशा नॉइजी प्लेस से दूर होना चाहिए, जैसे कि बस स्टैंड, मार्केट्स और फैक्ट्रीज, इनसे हमेशा दूर होना चाहिए जिनसे आवाज़ें हमेशा आती रहती है। साथ ही साथ स्कूल जो है ना एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे रास्ता, मेन रोड वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि बच्चे जो है ना आसानी से टाइम पे पहुँच सके। ऐसा नहीं कि एकदम भीड़ भड़ाके वाली जगह में या फिर सुनसान वाली जगह में हो जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो, जहाँ पे प्रॉपर रोड्स वगैरह ना हो। साथ ही साथ जो लैंड है वो इतना स्पेशियस होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर हम लोग चाहे तो उसको हम लोग एक्सपांड कर सके। अगर प्लेग्राउंड बनाना है तो प्लेग्राउंड बना सके, क्लासरूम बनाना है तो क्लासरूम बना सके। फिर देखते हैं स्कूल बिल्डिंग के बारे में। तो स्कूल बिल्डिंग एक तरीके से बॉडी है स्कूल का, जो स्कूल का बिल्डिंग होता है वो बॉडी है स्कूल के लिए। और बॉडी कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रॉन्ग, सेफ और अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक बिल्डिंग जो स्कूल का हो वो प्रॉपर वेंटिलेशन से होना चाहिए, यानी कि अच्छा वेंटिलेशन जहाँ से हवा अच्छी तरीके से आए और जाए। नेचुरल लाइट यानी कि सूरज की किरणें जो है ना वो वेंटिलेशन से, खिड़कियों से बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। साथ ही साथ सैनिटेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। स्कूल बिल्डिंग का जो शेप है वो ILTUE या फिर H होना चाहिए। ये जो है ना कुछ ऐसे शेप्स है जो कि एक स्कूल को अच्छा बिल्डिंग बनाता है, जिसमें से ई शेप जो है स्कूल की बिल्डिंग का, अगर ई शेप हो तो वो सबसे बेटर माना जाता है, प्रॉपर माना जाता है, जहाँ से लाइट जो है ना अच्छी तरीके से आता है, हवा भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आता है और जाता है। साथ ही साथ स्कूल का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट जो है ना ईजिली मूव कर पाए। आप खुद ही इमेजिन करो ना कि अगर आप एक बैठे हो डार्क और एकदम बहुत गंदा वेंटिलेशन क्लासरूम में, जहाँ पे आपको सफोकेशन फील हो रहा है, जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी अनहाइजीन है तुम्हारा,
तो क्या आप पढ़ पाओगे वैसे क्लासरूम में, वैसे सिचुएशन में? नहीं ना। तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसलिए स्कूल के बिल्डिंग्स जो है ना वो ये सब सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए जाने चाहिए। उसके बाद क्लासरूम के बारे में, तो क्लासरूम में ना क्या होना चाहिए, क्लासरूम को माना जाता है हार्ट ऑफ द स्कूल, स्कूल का एक हार्ट यानी कि दिल, स्कूल का दिल मान लो। तो क्लासरूम जो है ना स्पेशियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, यानी कि एक 12x14 का रूम है और उसमें 20, 25, 30 जो ना बच्चे एकदम एक एक बेंच में 6 से 7 बच्चे को बैठा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से आना चाहिए। अब ये लेफ्ट साइड से आने का मतलब क्या है, जो राइट हैंड से लिखते हैं, अगर जैसे अब मान लो कि ये राइट हैंड है, अगर लाइट अगर इस तरफ से आता है तो क्या होगा, हम लोग जो है ना बिना शेडो के अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। साथ ही साथ क्लास का जो वॉल है वो एकदम सॉफ्टली पेंटेड होना चाहिए, स्मूथ कलर्स होना चाहिए, जैसे कि क्रीम कलर हो गया या फिर ब्लू कलर हो गया। तो ये ऐसे कलर यानी कि ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए जो कि हमारे आंखों में जो है चुभता है। साथ ही साथ जो स्कूल के टीचर्स है उनके जो डेस्क बेंचेस है वो थोड़ा ऊपर पोजीशन में होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर बेंचेस हो, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। आप ही खुद सोच के देखो ना कि अगर आप ऐसे क्लासरूम में बैठे हो जहाँ पे प्रॉपर खिड़की नहीं है, क्लासरूम का जो वॉल है वो भी प्रॉपरली पेंटेड नहीं है, डल है, और क्लासरूम भी एक ओवर क्राउडेड है, तो क्या लगता है आपको वहाँ पे कुछ पढ़ाई हो पाएगा? नहीं ना। तो उस तरीके से हम लोग कैसे मान लेंगे कि एक अच्छा क्लासरूम अगर ना हो तो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी। अब देखो, लाइब्रेरी को माना जाता है सोल ऑफ द स्कूल, लाइब्रेरी को स्कूल का सोल माना जाता है। और लाइब्रेरी में क्या, बहुत सारे बुक्स, स्टोरी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो वो उनको कहाँ से मिलेगा? वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकते हैं, अपना जो लेजर टाइम है उनको बिता सकते हैं, टिफिन टाइम से अगर बच गया तो वो भी वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, तो उससे उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर स्लेब्स होने चाहिए जहाँ पे बुक्स अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से रखा हो, पिक्चर्स को अट्रैक्टिव तरीके से लगाया हो, ताकि देख के ही जो है ना वो फील आए कि हाँ ये पढ़ने वाला जगह है, यहाँ पे बैठना हम लोग अगर चाहे तो 2, 4, 5 घंटा भी अगर बैठे तो बोर ना हो, मतलब थोड़ा सा अटपटा सा ना लगे, मतलब बैठने का मन करे, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा। जैसे बिस्तर ना, बिस्तर अगर एकदम शानदार हो तो सो के मज़ा आता है, तो वैसा ही लाइब्रेरी ऐसा हो जहाँ पे पढ़ के मज़ा आए। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइब्रेरियन होना चाहिए, ताकि अगर बच्चों को कोई हेल्प चाहिए बुक्स निकालने में, बुक रखने में, कौन सा बुक कहाँ पे, तो एक लाइब्रेरियन जो है ना वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। कुछ स्कूल जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं लाइब्रेरी डे, जिनमें रीडिंग क्लब्स है ना, बुक्स टॉक्स, बच्चों के हैबिट्स को डेवलप करने के लिए ये सब किया जाता है। एक स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में ज़्यादा समय बिताता है, पढ़ता है वहाँ पे जाके, तो वो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ता है, वो डीपली सोचने के लिए, अपने क्रिएटिविटी को क्रिएट करने के लिए वो वहाँ पे जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लेबोरेटरी के बारे में। तो लेबोरेटरी का मतलब क्या, साइंस लेबोरेटरी ना। तो साइंस लेबोरेटरी जो है ना, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना है, किसी भी तरीके का अगर चीज़ है, समझ लो ऐसा कि बिना लैब के साइंस जो है ना बस एक थ्योरी मात्र रह जाएगा। तो बिना लैब का साइंस एक थ्योरी मात्र रह जाएगा, स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बच्चे तभी सीखते हैं जब वो खुद अपने आंखों से देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली करते हैं, और साइंस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यानी कि साइंस का जो बेस्ट लर्निंग तरीका है वो है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से। एक अच्छा लैब जो बिल्डिंग से थोड़ा सा, मेन स्कूल का जो बिल्डिंग है उससे थोड़ा दूर हो, तभी जाके उसको सेफ माना जाता है। प्रॉपरली गैस का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन और इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली साइंस लेबोरेटरी में होना चाहिए, क्योंकि ये सब का ज़रूरत हमेशा पड़ते रहता है साइंस लेबोरेटरी में। साथ ही साथ केमिकल्स और जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनको सेफली कहीं पे ड्रॉयर में, अलमीरा में, गोदरेज में रखना चाहिए अलग करके। हो सके तो एक लैब असिस्टेंट होना चाहिए जो कि टीचर्स और स्टूडेंट को सपोर्ट करे, है ना, ज़रूरत पड़ने पे। बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स भी ज़रूरत है, जैसे कि स्कूल में, बिल्डिंग में, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे डेस्क, बेंचेस, कपबोर्ड्स, फिर जाके टीचर्स के टैबलेट्स, टेबल्स, टीचिंग एड्स जैसे कि ग्लोब हो गया, फिर मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, फिर ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स, अगर रेडियो है, रेडियो तो आजकल ज़रूरत नहीं पड़ता है, टेलीविज़न हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, जिसका स्मार्ट बोर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। मॉडर्न टाइम्स में कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का भी जो ना फॉर्मेट जो है वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखो, आज के टाइम में मान लो कि अगर आपको बहुत बड़ा कुछ लिखना है, बहुत बड़ा कुछ सर्च करना है, तो ये सब चीज़ें जो है ना हाथ से बैठ के लिखोगे, हाथ से बैठ के कुछ सर्च करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आजकल के डिजिटल टाइम में, डिजिटल ज़माने में, अगर आपके पास अगर डिजिटल चीज़ें ना हो तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी इकट्ठा कर भी नहीं पाओगे। और टेक्नोलॉजी से क्लासरूम क्या हो जाता है, बहुत स्मार्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट में हम लोग चीज़ों को जल्दी कर पाते हैं। और उसमें से एक इक्विपमेंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, आप सबको पता होगा।
कंप्यूटर हमें हेल्प करता है असाइनमेंट्स में, कोई भी रिसर्च में, प्रॉपर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्किल्स में। हाँ, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कि खामियां भी है, बहुत कॉस्टली होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इसको चलाने के लिए, बिना ट्रेनिंग का आप चला नहीं पाओगे। कई बार सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि करप्ट हो जाता है, फिर जाके वायरसेस आ जाता है, या फिर करंट का भी अगर प्रॉब्लम हो तो भी वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ खामियां भी है इंटरनेट में, सॉरी कंप्यूटर में। ऊपर से कंप्यूटर में हम लोग फ़ायदा देखें तो कैलकुलेशन, न्यूमरस कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, तो हमेशा करेक्टली सॉल्यूशंस देता है, तो वो सब हम लोग फ़ायदा भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट ना हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है। ये हमें अनगिनत इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्सेस करवाता है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। एक स्टूडेंट जो है अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है ऑनलाइन, गूगल से, कहीं से भी। वो चाहे तो ट्यूटोरियल यूट्यूब पे वीडियोस देख सकता है, ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है, यानी इंटरनेट है तो पढ़ाई जो है ना बहुत ईजी, आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ईमेल। अब ईमेल क्या है तुम्हारा? तो ईमेल जो है ना एक मैसेज भेजने का साधन है, जो कि एक ज़माने से चला आ रहा है और अभी तक चला ही आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, बहुत फास्ट है, चीपर है ट्रेडिशनल लेटर से, यानी कि बहुत जल्दी ये पहुंचा सकता है, और सेफ और सिक्योर भी है। नेक्स्ट है सीडी रोम। तो सीडी रोम क्या है? एक सीडी जैसा डिस्क होता है जिसमें हम लोग बहुत से चीज़ें को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, इन सब को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे जो है ना हम लोग उनको देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर हो गया तो वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? हर एक स्कूल आजकल एक वेबसाइट मेंटेन करता है, उसमें क्या होता है, सारा डिटेल्स पता होता है। जैसे हम लोग मान लो कि ऐसा, यानी कि ASSEB जिसका बोर्ड का नया नाम है, उसका अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कब एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस है, कैसे होगा, नहीं होगा, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे मिल जाता है, जिसमें से कोर्स हो गया, रिजल्ट हो गया, स्टाफ के इन्फॉर्मेशन हो गया, नोटिस हो गया, तो हर एक चीज़ वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। उसके बाद है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या? अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स को एक साथ टीचर्स के साथ जो है ना इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आजकल वीडियो कॉल हो गया, है ना, या फिर जैसे जूम पे मीट हो गया, गूगल मीट हो गया, वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर टीचर जो है ना वो क्लासेस करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी ये हो सकता है। डिस्टेंस लर्निंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डिस्टेंस लर्निंग यानी आप लोग को शायद पता ही होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। देखो, सबसे पहला तो कोई एक अच्छा बिल्डिंग बच्चों को सिखा नहीं सकता है। बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए लोग ही चाहिए, यानी कि पीपल ही चाहिए। तो पीपल ही रियल हार्ट है स्कूल का, जिसमें से सबसे पहला टीचर। तो टीचर एक नेशनल बिल्डर की तरह काम करता है। तो टीचर मोटिवेटर, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, क्या सही है, क्या गलत है, अगर रास्ता भटक जा रहा है तो सही रास्ता पे हम लोग कैसे जाना है। इनोवेटर, टीचर एक इनोवेटर की तरह भी काम करता है। टीचर, एक अच्छा टीचर फ्रेंडली होता है, दोस्तों की तरह बिहेव करता है, जिससे आप ना डाउट पूछने में हिचकोगे, ना प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हिचकोगे सर के साथ। कई बार टीचर्स फेयर होते हैं, कई बार नहीं, अक्सर ही टीचर्स जो है अच्छे टीचर्स वो फेयर ही होते हैं, यानी कि सबके साथ एक तरीके से बिहेव करते हैं। टीचर हमेशा पंक्चुअल और डिसिप्लिन होते हैं, हमेशा हर एक चीज़ टाइम से करवाते हैं और करते भी हैं। प्रोफेशनली जो टीचर्स होते हैं उनको एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, यानी कि टीचर जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उनके ऊपर उस टीचर का उसका ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होना चाहिए। एक अच्छा टीचिंग मेथड उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो टीचर को ना चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों जो है ना वो अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बताते, छिपा के रख देते, कई बार कुछ डर की वजह से ऐसा होता है। तो अगर टीचर को साइकोलॉजी पता है बच्चों का, तो टीचर जो ना बहुत कुछ जो ना वैसे ही भाप लेते हैं। टीचर्स ऐसे टेक्निक से उन्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि हर बच्चे को जो है ना कुछ नया सीखने को मिल जाए, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी भी छिपा हो। तो टीचर्स हमेशा जो है ना, आजकल के टीचर जो मॉडर्न टीचर्स हैं, जो रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है नॉलेजेस में, और जो चेंजेस हो रहा है क्लासरूम में, चाहे कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो आजकल के टीचर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। एक अगर कोई ख़राब टीचर हो तो बच्चों के इंटरेस्ट को किल कर सकता है, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट को मार सकता है। लेकिन अगर अच्छा टीचर हुआ, गुड टीचर, तो वो बच्चों को इंस्पायर कर सकता है, और बच्चे अगर इंस्पायर होंगे तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में लव करेंगे, प्यार करेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे और देश का भविष्य बनाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्या है, मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी कि बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो पहले का एजुकेशन था वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, वो सब्जेक्ट सेंट्रिक हुआ करता था। बच्चे आजकल के, उनको अगर हम लोग बांटे तो मेंटल एबिलिटी के हिसाब से बांट सकते हैं। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं। अगर अबव 140 अगर किसी का इंटेलिजेंस हुआ तो उसको माना जाता है जीनियस। अगर 120 से 140 के अंदर है तो उसको माना जाता है वेरी सुपीरियर।
अगर 100 से लेके 120 के बीच में है तो उसको सुपीरियर माना जाता है। 90 से लेके अगर 110 के बीच में है तो उसको नॉर्मल या फिर एवरेज माना जाता है। लेकिन अगर उससे नीचे कोई है तो उसको जो है ना डल या फिर इडियट्स इस तरीके से माना जाता है। बिलो 25 तक ये IQ लेवल जाता है। साथ ही साथ फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से भी हम लोग बच्चों को बांट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम होता है। कई तो देख ही नहीं पाते और कई तो थोड़ा देख पाते, थोड़ा नहीं देख पाते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड, जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। स्पीच इंपेयर्ड, ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम होता है, बोल नहीं पाते या फिर हकलाते हैं। या फिर फिजिकली चैलेंज बच्चे जिनको और अदर पार्ट्स में जो ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं ऐसे बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों को एजुकेशन, हर एक बच्चों को जो ना एजुकेशन के ऊपर अधिकार है ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके स्कूल में शायद बच्चों को चढ़ने के लिए रैंप बनाया जाता है, यानी कि सीढ़ी के साथ ही साथ एक प्लेन इंक्लाइन प्लेन बनाया जाता है जिसमें बच्चे जो है अगर कोई चल नहीं पाता है तो अपने व्हील चेयर से भी वो चढ़ सकता है। बहुत सारे अदर एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरत है स्कूल में, जैसे कि स्टाफ्स लाइक प्रिंसिपल चाहिए, क्लर्क चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, पियोन चाहिए, चौकीदार जो कि गार्ड, स्वीपर, कैंटीन स्टाफ, हॉस्टल के कुक्स। तो ये सब सारे जो है ना वो अदर एम्प्लॉयज़ है जो कि स्कूल में होने ही चाहिए, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि ये लोग पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ स्मूथ रनिंग के लिए ज़रूरी है स्कूल में एक अच्छा स्मूथ रनिंग के लिए। अगर गेट कीपर नहीं है तो गेट कौन खोलेगा? प्रिंसिपल गेट खोलेंगे? बच्चे गेट खोलेंगे? नहीं ना। तो स्मूथ रनिंग के लिए ऐसे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जो करिकुलम है उसका मतलब है कोर्स टू बी रन, यानी कि क्या हम सिखाना चाहते हैं। मॉडर्न सेंस में अगर समझो, जितने भी एक्सपीरियंस है जो बच्चों को इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम सिखाया जाता है टीचर्स के गाइडेंस के अंडर में, उसी को हम लोग करिकुलम कहते हैं। तो जो करिकुलम है वो बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ करिकुलम है, जिसमें से सबसे पहला आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम, जो कि एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है। एक्टिविटी बेस्ड, हमारा एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है, हम लोग कुछ करके सीखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स ही हो, चाहे कोई एक्टिविटी ही हो, किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ हम लोग करके जब हम लोग को सीख मिलता है कोई, उसे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कहते हैं। कुछ करिकुलम एक्सपीरियंस बेस्ड होता है जिसका इस्तेमाल रियल लाइफ में, है ना, रियल लाइफ लर्निंग वो बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक एजुकेशन जैसे कि गांधी क्राफ्ट बेस्ड और बैलेंस्ड, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है तुम्हारा, जिनमें इस करिकुलम में कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स के बारे में भी सिखाया जाता है, एक्टिविटीज़ भी सिखाया जाता है और जो लाइफ के जो स्किल्स है वो भी सिखाया जाता है। डिफेक्ट्स हैं जो आज के हमारे जो करिकुलम है उनमें भी डिफेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि डिफेक्ट्स नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आजकल के जो हमारे करिकुलम है वो बहुत नैरो और रिगिड है। रिगिड का मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो बना लिया हम लोगों ने बस बना लिया, फिर उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। नैरो मतलब इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हर एक चीज़ में नहीं हो सकता है, स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड। तो हम लोग हमेशा एग्जाम के पीछे ही भागते हैं कि एग्जाम में कितना मार्क्स मिला, एग्जाम में क्या आएगा, नहीं है ना। तो सिर्फ एग्जाम के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए। ओवरलोडेड विद सब्जेक्ट्स, कई जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मॉरल साइंस, जीके, ड्राइंग, है ना, ऐसे हज़ारों सब्जेक्ट जो है ना बच्चों को पकड़ा दिया जाता है। प्रैक्टिकल और वोकेशनल जो स्टडीज़ है वो जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड करिकुलम, यानी कि अच्छा करिकुलम का साइन कैसा है, यानी कि कैसे पता करेंगे कि एक अच्छा करिकुलम है, तो वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कम्युनिटी ओरिएंटेड, साथ ही साथ क्रिएटिव फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए कि जो बोथ वर्क और लेजर टाइम में काम आ जाए बच्चों को ट्रेन करने में। ये तो था हमारे करिकुलम। अब पढ़ते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है? तो देखो, बिना को करिकुलर एक्टिविटीज़ के स्कूल जो है ना डल मैकेनिकल बन जाएगा। एक्टिविटीज़ जो है वो सीखने में, सिखाने में बहुत मीनिंगफुल बनाता है। बिना को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ना जो है ना पढ़ाई में मज़ा ही नहीं आएगा। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ है क्या? नॉर्मली ये आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम से बाहर जो चीज़ें होती हैं, सिखाई जाती है, उसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जिनमें सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटीज़, जिसमें गेम्स आ जाएगा, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, है ना। इससे होता क्या है, आपके हेल्थ इंप्रूव होते हैं, फिटनेस और टीम वर्क आप सीखते हो। एकेडमिक एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है, क्विज हो गया, डिबेट हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया। इससे आप क्या सीखते हो, आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बहुत शार्प हो जाता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है आपके अंदर। सोशल एक्टिविटीज़, यहाँ पे एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड, कम्युनिटी सर्विस, इससे हम लोग टीम वर्क सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में हमें पता चलता है। इमोशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, आर्ट हो गया, ड्रामा हो गया, तो इन सब सारी चीज़ों को सिखाया जाता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्रिएटिविटी हम लोग सीखते हैं, साथ ही साथ इमोशनल ग्रोथ भी होता है। बच्चों को देखो जीतने के साथ साथ हारना भी सीखना पड़ता है। अब हारना सीखना क्यों पड़ता है? देखो, हमें पता चलना चाहिए कि जो जीत है, हार है, वो एक पार्ट है लाइफ का। तो जब हम लोग हारना एक्सेप्ट करने लगेंगे तब जो है ना हम लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे।
देखो इन सब सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है, स्कूल जो है ना एक बहुत इंजॉयबल जगह होता है। तो स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चों को जाने का मन करे। ऐसा नहीं कि बच्चे सुबह उठ रहे हैं और उन्हें स्कूल का नाम सुन के नानी याद आ जा रहा है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना है। स्कूल का नाम सुनते ही बच्चे के मन में ये होना चाहिए कि जल्दी चलना है, लेट हो रहा है। बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, लीडरशिप का गुण आता है करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ। हम अपने मॉरल्स को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर के लाइफ के लिए भी हम लोग तैयार होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइडिंग एजेंसीज, यानी कि ऐसे एजेंसीज जो कि गाइड करते हैं। तो स्कूल अकेला काम नहीं करता है, स्कूल को भी गाइड करने के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग एजेंसीज है। तो स्कूल अकेला काम नहीं करता है। जैसे कि पहला एजेंसी हमारा यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। अब इनको फाउंड किया गया था 1953 में, स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में हुआ था। तो इन इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्टीट्यूशन का काम ये है, ये फंड प्रोवाइड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, रिसर्च क्या होना चाहिए, वो ये देखभाल करते हैं। ऐसे तो डिटेल में बताने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी नाम सुना ही होगा, एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि क्या करना है, कैसे बुक्स को पब्लिश करना है। यानी कि बुक पब्लिश यानी कि बुक बनाने का सारा काम, करिकुलर एक्टिविटीज़ का काम, करिकुलम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिसर्च, ये सारा काम जो है ना एनसीईआरटी देखता है। फिर सीक्रेट यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो जैसे एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे है, वैसे ही सीक्रेट जो है वो असम के यानी कि स्टेट के लेवल पे है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। ये हेल्प करता है ताकि हम लोग करिकुलम को डिज़ाइन कर सके, टीचर्स के ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए स्टेट लेवल पे, तो वो सब सीक्रेट जो है वो हमें हेल्प करता है। उसके बाद है डाइट। तो डाइट का क्या काम है, तो डाइट देखो, जैसे कि स्टेट लेवल पे सीक्रेट था, नेशनल लेवल पे आपका एनसीईआरटी था, उसी तरीके से ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। ये हमारे टीचर्स के ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सपोर्ट करता है एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। साथ ही साथ कई बार जो है ना ये कंडक्ट करता है एक्शन जो की ज़रूरत होता है हमें लोकल एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पे आते हैं अब। तो कंक्लूजन ये है कि स्कूल जो है ना एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह है, जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, रहते हैं और फ्यूचर में क्या बनेंगे वो अपने आप के लिए तैयार करते हैं। और स्कूल को इस सारी चीज़ों को इफेक्टिवली लाने के लिए उन्हें भी कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल सेटअप जिसमें बिल्डिंग, क्लासरूम, लैब्स और लाइब्रेरी चाहिए, डेडिकेटेड टीचर्स और स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक्टिव स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक बैलेंस करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होने चाहिए, साथ ही साथ एजेंसीज जो कि गाइड करे, जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, सीक्रेट और डाइट जैसे होने चाहिए। अगर ये सब मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तभी जाके जो है एजुकेशन मीनिंगफुल होगा और स्कूल्स में हमारे जो फ्यूचर के भविष्य है उसको सेट किया जाएगा। तो आई होप आपको मैं ये चैप्टर बहुत इजी और आसान तरीके से समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप सर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो का हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन